yes students, as we have seen respiration देखा. So let me tell you the definition for respiration. आपको अगर आंसर लिखने आया तो आपको लिखना पड़ेगा respiration. So respiration is the process in which energy is produced. Okay, मैंने आपको बताया था respiration happens in 2 levels. First is body. इससे पहले जो लिखा था है ना, फटाफट पहले मैं वो एक रिवीजन दे देती हूँ आपको. जैसे रेस्पिरेशन हैपन्स एट 2 लेवल्स. आपको आंसर आता है तो क्वेश्चन आता है तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. नाउ रेस्पिरेशन हैपन्स एट 2 लेवल्स. फर्स्ट एट बॉडी लेवल, सेल्यूलर लेवल, ठीक है. बॉडी लेवल पे जो होता है that involves what? 2 processes, inhalation and exhalation. जो cell level पे होता है that respiration is called as cellular respiration. Correct? Fine. Now cellular respiration can be defined as it is a process in which the energy is produced in the cells of our body, such as alveoli of the lungs, right? बहुत सारे हमारे मसल सेल्स में रेस्पिरेशन होता है हर जगह. तो आप ना अभी से फटाफट आगे जाने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे जाओगे ना आपको समझ जाएगा. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन is the part which is given in detail in your textbook, ठीक है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पेज नंबर 13 एंड 14 में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है. बस उसी को मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, मैं सिंपल ये बताती हूँ. देखो, सिंस आई एम अवेयर अबाउट द कंसेप्ट, सो आई नो कि मुझे किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ईजिली समझ में आएगा. अंडरस्टूड. पहले मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया, इसीलिए मैं ये मिटा नहीं रही हूँ बिकॉज ये आपको हमेशा याद रखना है. जैसे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये जो O2 हम ले रहे हैं, ये दिस इज व्हाट इनहेलेशन प्रोसेस. मतलब ये कहाँ हुआ? बॉडी लेवल पे हुआ. दैट इज व्हाट? ब्रीदिंग. यस, दैट इज ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके. नाउ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. लंग्स में ऑलरेडी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से आया था? हार्ट से आया था. करेक्ट, राइट है. तो ये आपको हमेशा याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आया था. ऑक्सीजन जैसे ही मिला लंग्स ने उसे प्यूरिफाई किया, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया एंड देन वापस हार्ट पे भेज दिया. अब हार्ट ने लिया था किससे? पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट पे हार्ट ने फ्लो मतलब फैला दिया, ठीक है. अब बॉडी पे जाने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, देन टिश्यूज में, देन सेल्स में. इसीलिए मैं ये मिटा नहीं रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता कैसे है? इतना सब होने के बाद सेल्स में जब हमारा ब्लड जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्स में कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन? हम जो इनहेल करते हैं ना डियर, वो सिर्फ लंग्स में जाता है. अंडरस्टूड. सेल्स में, हर एक बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन हमारे ब्लड से जाता है. दिस इज़ द प्रॉब्लम वाई इफ़ हेमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसीज और बहुत सारे चीज़ें जो ब्लड जो हमारा लेवल बॉडी का कम हो जाए ना, तो हम बहुत वीक हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, फटीग, बहुत जल्दी थक जाते हैं. थोड़ा भी चलेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे तो थक जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड कम हो गया तो ब्लड में क्या वो कैरी क्या करता है? हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन. अगर वही कम है, आपके सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, वो कैसे चलेगा? आप बिना सांस लिए रुक सकते हो? 1 मिनट रुक सकते हो? वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है. कुछ अभी स्विमिंग वगैरह करते हैं, उनका तो थोड़ा सा रहता है, पावर ज़्यादा नहीं होता है ना. तो ऐसा, इसीलिए मैंने ये ओवरऑल आइडिया दे दिया. अब ये आपको पता चल गया. हम लोग अभी देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है. एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन विल बी लाइक दिस. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स with the presence of oxygen. Okay, with the presence of oxygen. अब ये presence of oxygen मतलब क्या स्टूडेंट्स? presence of oxygen मतलब ये जो एयर में ऑक्सीजन होता है ना, that oxygen. अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि कहीं पे भी किसी के साथ भी चिपका हुआ है ऑक्सीजन तो वो ले लेंगे, नहीं. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जो हम इनहेल कर रहे हैं ना, ये जो एयर वाला ऑक्सीजन, वो ब्लड से जाके अगर वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स पे आ रहा है, दैट इज व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक क्या हो जाएगा? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड
ओके, मतलब इट इज अ रेस्पिरेशन. ओके, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स with absence of oxygen you can say or sometimes lack of oxygen. ये cases हम लोग देखेंगे after this. So let's start. Okay, now first of all students, aerobic respiration के लिए हम लोग क्या देखेंगे? इसके लिए हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का एग्जाम्पल. क्यों? बिकॉज सी, हम लोग खाना खाते हैं, मैंने जैसे आपको बताया मैक्सिमम ऑफ आवर फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अंडरस्टूड? ग्लूकोज मिलता है हमें, एनर्जी कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. इसीलिए जो एथलीट्स हैं, जो जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, थोड़े टाइम के बाद ना वो लोग फटाफट कुछ खाते हैं जिससे उनको क्या मिले? एनर्जी मिले. एनर्जी मतलब क्या डायरेक्टली एनर्जी मिलता है क्या? नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में. एंड देन ग्लूकोज का क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद सेल्स में तब जाके एनर्जी मिलता है. आप सोचो. अंडरस्टूड? तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. अपने बॉडी से रिलेट करते रहो, सब चीज़ें आपको अच्छे से समझेगा. तो हियर वी विल कंसिडर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वी विल कंसिडर व्हाट? ग्लूकोज. नाउ ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सी स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, नो डाउट, क्योंकि क्या है यहाँ पे मैं पहले से लिख के रख दूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है और आपको भी मुझे नहीं लगता कि वो मतलब समझ में भी आएगा. तो मे बी आप एक काम करो, शायद ओरिजिनल जो मैं लाइक नॉर्मल मोड में अपन प्ले करते हैं ना वीडियो, मे बी थोड़ा सा स्लो होगा. जिसको अगर जमता है तो यू कैन फॉरवर्ड इट. 1.25 के स्पीड में देख सकते हो या 1.5 के स्पीड में देख सकते हो. बट कभी भी स्टूडेंट्स एरो पे क्लिक करके धड़ाधड़ ऐसा फास्ट फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि एक एक चीज़ मिस हो जाती है तो आगे का पार्ट नहीं समझता है. सो हियर वी विल कंसिडर ग्लूकोज विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एट सेल लेवल ग्लूकोज ही वो है जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज वो कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? Oxidation is nothing but addition of oxygen. Understood? Oxidation is addition of oxygen. तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्लूकोज का हो रहा है ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? चलो स्टूडेंट्स, इतना तो पता होगा, कि जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. क्या है? C6H12O6. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. नाउ ग्लूकोज का क्या हो रहा है रे? ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या होना चाहिए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2. ओके, नाउ क्या मिलता है हमें इससे? इससे क्या मिलता है बताओ? सिंपल सी बात है, क्या क्या मिलता होगा इससे? ऑक्सीजन मिला, इनहेल किया था हमने, वो इनहेल करके लंग्स में जाके, हार्ट में जाके, बॉडी में जाके, ये सब जाके यहाँ आया. अब यहाँ पे वो ऑक्सीजन यूज हो रहा है हमारा, राइट? तो वो ऑक्सीजन से क्या क्या होगा? क्यों कर रहा है ये? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट हमने पढ़ा था दिस इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. यस, सो डेफिनेटली एनर्जी बनेगा ही बनेगा, राइट? मतलब पक्का एनर्जी बनने वाला है, एनर्जी मिलेगा हमको इससे. ओके, और क्या क्या बनेगा? ऑक्सीजन आया तो बाहर क्या निकला डियर? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? इनहेलेशन हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर क्या निकलता है एक्सहेलेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड. वो लंग्स में हो जाता है. तो जो ऑक्सीजन अंदर गया है वो यहां तक जाके वो भी वही होगा. तो दिस ऑक्सीजन नाउ बिकम्स व्हाट? ऑक्सीजन जाने के बाद क्या बन जाएगा हमारा? CO2 प्लस एक और चीज बनता है H2O. अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? फाइन. अब क्या ये आपको बैलेंस दिख रहा है? कैन यू सी कुछ बैलेंस्ड है क्या? नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना है. जिसको बैलेंसिंग नहीं आता है इधर से देख लो, हम लोग करने ही वाले वैसे भी केमिकल इक्वेशन चैप्टर में, बट देन टू यहाँ पे भी सीख लो, बहुत ईजी है, कोई सा डिफिकल्ट नहीं है. सुनो क्या होता है, पहले आप फर्स्ट एक एक एलिमेंट पकड़ो. अब ये क्या है? कार्बन. कार्बन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 6, करेक्ट? और कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं.
तो कार्बन यहाँ पे 6 है, कार्बन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है कार्बन 1 ही है, ये दोनों को बैलेंस करना है। क्या करूं मैं, बताओ बताओ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बताओ। 1 ही है और 6 है, मुझे इसको क्या करना है 6 बनाना है, तो 1 6 6, बस खत्म बात। यहाँ पे 6 कर दो, तो अभी यहाँ पे भी क्या हो गया है 6 कार्बन हो गए, डन। नेक्स्ट H पकड़ो, H के कितने रे, H इज 12, यहाँ पे कितने हैं H, सिर्फ 2 है, तो इसको मुझे क्या करना है 12 करना है। 2 है, कितने जा 12, 6 जा, तो 6 2 जा 12, डन फाइन। नेक्स्ट ये भी डन, ये भी डन। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 है प्लस 2 है, कितना हो गया 8। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 प्लस 6 है ना, कितना हो गया 18। यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 18, मुझे बैलेंस कहाँ करना है, मतलब यहाँ करना है, राइट। ये कम है ना, तो कम को हम लोग ज्यादा तक लेकर जा सकते हैं, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करके नंबर से, ज्यादा वाले को कम नहीं कर सकते हैं, और इसको आगे बढ़ा के मतलब नहीं है, फिर ये पीछे ही रह जाएगा। तो 18 हमको करना है, तो यहाँ पे बताओ मैं क्या करूँ, 6 प्लस यहाँ पे 2 8 है यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो क्या करेंगे बोलो, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया 6 तो क्या बन जाएगा, 6 2 12 प्लस 6 इज 18, तो ये बन गया 18। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात। चलो दिस इज डन, बैलेंसिंग इज डन, दिस इज हाउ वी डू बैलेंसिंग, ओके। Yes students, so now we have seen कि ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो बनता क्या है, हमको पता है ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो बाहर क्या आने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, राइट। ओके, इतना समझ गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टूडेंट सुनो, अब हो क्या रहा है, अब ये हो गया आपका रेस्पिरेशन का इक्वेशन। एनर्जी दिख रही है आपको पता है, अभी के लिए सिर्फ एक दिमाग में रखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज 38 ATP। नाउ स्टूडेंट्स ATP के बारे में आपने सुना ही होगा, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज दी व्हाट, एनर्जी करेंसी। ये वो है जिसमें एनर्जी भर के रहता है, एंड एनर्जी हमको ATP से ही मिलता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतना बात कर रही हूँ, मेरा माउथ कंटिन्यूसली चल रहा है, मेरे आईज, मेरे हैंड्स, मेरे लेग्स, इनको एनर्जी कैसे मिल रहा है, आई एम रिस्पायरिंग, रेस्पिरेशन मेरा हो रहा है, आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सेलिंग, बट सेल्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन मेरे पास है एंड मैं वो ले रही हूँ, और ये सब मेरे जो माउथ, मेरा हैंड्स, लेग्स, हर एक सेल्स में, वो मसल्स में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो मेरा मतलब कितने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो हमें 38 ATPs मिलता है। अंडरस्टूड, अभी के लिए याद रखो, समझ में आ रही है बात। नाउ कम्स द फन पार्ट। अब आ रहा है आपका एक्चुअल पार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये आपको नहीं दिया गया है, बट ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इसी से आपको आगे के स्टेप समझेंगे, वरना नहीं समझेगा। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन का काम ही है एनर्जी देना, तो एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा, फाइन। बट इससे ये सब डायरेक्टली नहीं बनता है, इसके पीछे का राज तो आप लोग को पता ही नहीं है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप इज ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल और यू कैन से क्रेब्स साइकिल, एंड द थर्ड step is electron transfer chain, ठीक है। so now I will this oxidation, इस ग्लूकोज को ना स्टूडेंट्स, इससे इसको बनने के लिए there are 3 steps। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है, 3 स्टेप्स है, ये पूरे
इस रिएक्टेंट को ये सारे प्रोडक्ट्स देने के लिए। हमने तो सिंपली देख लिया ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये बन गया, ऐसे नहीं होता, इतना इजी नहीं होता है डियर। सेल्स में भी हर एक चीज़, हमारा बॉडी का जो फंक्शन है ना, इतना इजी नहीं है, हम लोग को पता नहीं चलता है। पूरा कंटिन्यूस, पूरा बोलते हैं ना 24/7 हमेशा हमारा बॉडी, हमारा एक एक सेल काम करते रहता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 स्टेप्स है। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ग्लाइकोलिसिस। Second step is tricarboxylic acid cycle, या तो you can call it Krebs cycle. अंडरस्टूड? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, रेस्पिरेशन का 11th-12th में एक पूरा चैप्टर है 12th में, और उसको कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं पढ़ाने के लिए। एंड क्रेब्स साइकिल तो इन डेप्थ है, आपको भी इन डेप्थ नहीं है, आपको सिर्फ जानना है, ठीक है, डरना नहीं है आपको। इधर से ही भाग जाएंगे आधे लोग, क्या है बाबा, नहीं ऐसा नहीं है। ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट स्टेप आपका। सेकेंड स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल और क्रेब्स साइकिल यू कैन से। थर्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ओके, शॉर्ट में ETC। फाइन, चलो अब समझ में आ रही है बात। अब बोलोगे हाँ, अब भी जाके मैम आए हैं, जो चीज हमारे टेक्स्ट बुक में दिख रहा है अब जाके मैम ने कुछ बताया है। अरे रहते हैं यार कुछ कुछ में, दे जस्ट वेट कि यार अरे ये क्या पढ़ा रही है यार, टेक्स्ट बुक में क्या है और ये क्या पढ़ा रही है, कब आएगी टेक्स्ट बुक के पॉइंट पे। देयर आर स्टूडेंट्स, उनको सब्र ही नहीं है, उनको सिर्फ है कि टेक्स्ट बुक में जो है बस बता दो। अरे मैं वही बता रही हूँ, कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको ना एक बोलते हैं ना कनेक्टिंग पॉइंट्स भी बता रही हूँ, ताकि आप कभी भूलो ही ना वो चीज़। डायरेक्टली मैं आ सकती थी, डायरेक्टली मैं आपको डायरेक्टली सेल्यूलर रेस्पिरेशन चालू करके मैं सीधा आपको बता सकती थी कि ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन भी नहीं, सीधा बताती थी एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 3 स्टेप्स होता है, तो तीनों स्टेप्स का आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, 4-4, 5-5 लाइन है, 2 मिनट में हो जाता। मेरे को शौक नहीं है यार, अंडरस्टूड ना? तो आपको भी उतना पेशेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट आप थोड़ा इंटरेस्टिंगली देखोगे तो आप पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको समझ गया, ये आपको समझ गया, दिस इज द इक्वेशन। एंड स्टूडेंट्स, भले टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट दिस इक्वेशन इज अ मस्ट फॉर दिस चैप्टर। व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर रेस्पिरेशन, this equation is a must. This is a chemical equation for respiration. You need, और रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ केमिकल ये जो अपना फॉर्मूला है ये रट लो, ग्लूकोज का C6H12O6, कुछ नहीं, कार्बन 6 ऑक्सीजन 6, बीच में 6 + 6 H12, ओके, C6H12O6 ऑक्सीजन मिलने के बाद ये सब बनता है। लेकिन डायरेक्टली ये इधर से 1 सेकेंड में नहीं बनता, इसको ये सब बनाने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं। These are the 3 steps. Understood? Now we will go with each and every step now. Okay? अब उससे पहले ये जान लो कि ये जो है ना अपना ग्लाइकोलिसिस, अब ये सब कहाँ हो रहा है डियर? ये सब सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, तो मतलब सेल्स में हो रहा है। सेल्स का स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देयर इज साइटोप्लाज्म, देयर इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मेनी थिंग्स। यस, एनिमल सेल पढ़ा है ना, तो बस इतनी चीजें याद रखो। ग्लाइकोलिसिस जो है कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? अंडरस्टूड? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल और ETC ये दोनों कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टूड? ये दोनों चीज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, दिस इज द रीजन वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज पूरा जो एक्चुअली आप देखोगे ना, रिएक्शन देखोगे ना, पूरा ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला चीज है ना, ये लास्ट स्टेप है, तो इधर ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये कुछ टुकड़ा कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ये इधर जाएगा, फिर कुछ प्रोडक्ट, ये सब चीजें एनर्जी अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ओके, सो दिस इज व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया सब एनर्जी एटीपी में स्टोर करता है। अंडरस्टूड? ये ओवरव्यू दे रही हूँ, अब मैं एक एक स्टेप का आपको ये आंसर डेफिनेटली आता है। एंड ऐसे सीक्वेंस में लिखोगे ना स्टूडेंट्स, कोई आपका मार्क्स एक मार्क्स आपको कट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ना हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, आप एक्स्ट्रा लिखोगे आपका मार्क्स कोई कट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर कम लिखते हो
तो डेफिनेटली उनके पास चांस है मार्क्स कट करने का। तो ये सब क्या है, ये इक्वेशन दिया नहीं है, अरे इसे समझता है कि आपने पढ़ाई कितनी अच्छे से की हुई है और आपको नॉलेज है उस चीज़ का, अंडरस्टूड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो हम लोग अभी देखेंगे ग्लाइकोलिसिस और ये तीनों स्टेप्स है क्या, ओके। यस, नाउ दिस रिएक्शन हमेशा दिमाग में रखना है, हमें क्या पढ़ना है कि बाबा ये ग्लूकोज इतना सब कैसे बनाया, वो देखने के लिए हम 3 स्टेप्स देख रहे हैं, राइट। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और यू कैन से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये 3 स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में बताओ मुझे, अगर फर्स्ट स्टेप है तो हमको क्या लगने वाला है, ग्लूकोज सीधा यहाँ पे आएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज आया किधर से रे, मैंने बताया था ना, हम जो खाते हैं ना फूडस्टफ्स, वॉट एवर वी ईट, लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वॉट एवर वी ईट, जंक फूड खाते हो, बहुत सारा फैट्स और चर्बी और फिर 2 हैंडल्स यहाँ पे निकलते हैं, पता है ना। तो फिर इट डिपेंड्स आप खाते क्या हो। स्टूडेंट्स ऐसे ही सब कुछ नहीं बनता, आप जो खाते हो ना वही आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व होता है एंड वही चीज़ से आप सेल्स तक आपका सब कुछ जो पहुंचता है। अब देखो मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ ना, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए कुछ खाना होता है, बोलते हैं ना ये खाओ वो खाओ, हेयर फॉल हो रहा है, या तो फिर अगर वीकनेस है, हेमोग्लोबिन कम है, यू ईट बीटरूट्स, यू ईट कैरेट्स, राइट। वाई? बिकॉज the nutrients which is present in that foodstuff that is absorbed by the blood and then that blood reaches the cells, then cellular respiration happens। तो मुझे अभी बताओ, खाना मैंने खाया बराबर, सपोज कुछ भी खाना खाया, सपोज राइस खाया, ओके। तो राइस में क्या है, भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया, विल गेट आफ्टर डाइजेशन, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे आने वाला है कि सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या बनता है आफ्टर डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन के बाद बनता है ग्लूकोज, अंडरस्टूड। आफ्टर डाइजेशन ओनली दैट पार्ट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। एक बार वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद, क्या बिना डाइजेस्ट किए ही सब ब्लड स्ट्रीम में आता है? फिर तो ऐसे ही, फिर तो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता ही नहीं, फिर तो कुछ न्यूट्रिशन प्रोसेस होता ही नहीं, सिर्फ खाओ आपको मिल गया अक्खा, आपने खाया राइस, वो राइस ब्लड में पहुंच गया, दाल खाया दाल इसमें पहुंच गया, ऐसे नहीं होता है, डाइजेशन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे से च्यू करके खाया करो, सलाइवा मिक्स होना चाहिए बिकॉज दैट सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। ये सब मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, ये थोड़ा प्रवचन देने का मेरा आदत है, पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता है तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व होता है एंड वो वाला जो ब्लड में ऑब्जर्व होके वो ग्लूकोज पहुंच जाता है हमारे सेल्स तक, अंडरस्टूड। अब क्या चाहिए इसको और ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम तो ले ही रहे हैं, हम तो रेस्पिरेशन कर ही रहे हैं, है ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर ही रहे हैं, तो बस लंग्स पहुंचा देता है ऑक्सीजन, तो आ गया हमारा ऑक्सीजन। तो बनता क्या है भाई ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके। सो यहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ मुझे, क्या क्या बनेगा। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनेगा आपका जो है पाइरुविक एसिड। नाउ पाइरुविक एसिड एक ऐसी चीज़ है, लेट मी रेड पेन भी करती हूँ, ये थोड़ा लेकिन कैसा है ना, तुम लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग गया इसलिए थोड़ा पेन चेंज कर रही हो, ठीक है चलेगा। हियर वी गेट व्हाट, पाइरुविक एसिड। नाम देख के डरने का नहीं, अपने को लेना देना नहीं है इसका, हमको केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, इतना ही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। अगर यही तुम समझ गए ना, 11th-12th जो अपना रेस्पिरेशन चैप्टर है ना, जिसको भी साइंस लेना है, एंड 10th, चलो यार 11th-12th का छोड़ी, तो पता नहीं क्या करने वाले, जिसको जो करना है करो, मैं अभी 10th की बात कर रही हूँ। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से लिखोगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो फर्स्ट स्टेप है ना, हमने ये उठाया, ग्लूकोज चाहिए एंड ऑक्सीजन उसको चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ से हम रेस्पिरेशन से दे ही रहे हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा, पाइरुविक एसिड। कितना मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, नाउ हियर 2 molecules of pyruvic acid will be formed, ये याद रखना, 2 molecules of pyruvic acid। बट इसके साथ और कुछ कुछ चीजें भी बनेगी, जैसे कि NADH2, 2 NADH2 बनेगा, ओके, ATP एंड वाटर,
ओके, अंडरस्टूड। क्या क्या बना, जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड ऑल्सो सम प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ दीज प्रोडक्ट्स विल बी यूजफुल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, 2 NADH2, 2 ATP और वाटर रिलीज हो गया। ये कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, चलो रिमेंबर करो, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है कहाँ पे, अपने साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सेल्स में है ना, ग्लूकोज पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में है, ऑक्सीजन भी साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, तो साइटोप्लाज्म में ये हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, two molecules of pyruvic acids are formed plus 2 NADH2, 2 ATP and H2O water is released. Now after forming this, pyruvic acid बनने के बाद क्या बनता है, ठीक है, तो अब ये क्या बनने वाला है बताओ, पायरुविक एसिड का क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाम से पता चल रहा है ये एक एंजाइम है विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके भी कितने बनेंगे बताओ, 2 पायरुविक एसिड्स है तो इसके भी 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्ट बन जाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये सारा चीज कहाँ बन गया आपका, सब साइटोप्लाज्म में हो गया, बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 NADH2 रिलीज हो रहा है और CO2 गैस निकला। ओके, CO2 का यहाँ पे देखो दिख रहा है, CO2 रिलीज हो गया। अंडरस्टूड। वाटर यहाँ रिलीज हो गया। अंडरस्टूड। तो अब आएंगे हम लोग सेकेंड स्टेप में, दैट इज व्हाट, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अंडरस्टूड ना, ग्लाइकोलिसिस क्या, ये पूरा पार्ट कहाँ हो रहा है, मुझे सबसे पहली बात ये याद रखो, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए क्या लगेगा हमको, ग्लूकोज लगेगा। ये सब लिखना है, ये मैं ऐसे ही ना बकबक नहीं कर रही हूँ, ये सब आपको ना लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है। यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, ये सब आप लिखोगे ना, एग्जामिनर जो चेक करेगा ना उसको भी समझेगा यार इस बंदे को या बंदी को ना आता है, ये एविंग कुछ भी नहीं लिख रहा। और ये सब है ना चीज़ें ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मार्क्स अगर चाहिए तो, वरना पास होना है तो कुछ भी मत लिखो, हो जाओगे तो हो जाओगे नहीं, थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। ये सब ना, मतलब इन डेप्थ ना लिखो, ऐसा बोल रही हो। तो ग्लूकोज ले लिया, ऑक्सीडेशन हुआ, 2 molecules of pyruvic acid is formed. Now glucose is obtained from the foodstuffs we eat. Okay, in that way 2 NADH2, 2 ATP, H2O, NADH2, ATP ये सब मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ नाम याद रखो, अभी सिर्फ नाम याद रखो। जैसे ATP एनर्जी के लिए यूज होता है, वैसे ही NADH2 भी एक एनर्जी का ही एक एक पार्टिकल है, एक कंपाउंड है, सॉरी। तो फिर पायरुविक एसिड से वापस से क्या बन जाएगा, 2 पायरुविक एसिड विल फॉर्म 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ कोएंजाइम, नो नीड टू गो इन डीप, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब हायर क्लासेस में आने वाला है। एंड 2 NADH2 एंड CO2 रिलीज होता है। अंडरस्टूड, समझ गया बात, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है अब बताओ अब क्या होएगा, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था, द सेकेंड एंड द थर्ड स्टेप अकर्स इन व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब जो ये बन गया है, अब ये जाएगा कहाँ पे, नाउ दिस विल एंटर टू व्हाट, एंटर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर दिया अब ये प्रोडक्ट। ठीक है, फाइन। अब क्या होगा बताओ, अब होगा यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल और यू कैन कॉल TCA, इसका शॉर्ट फॉर्म, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का शॉर्ट फॉर्म TCA या तो क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लिटरली वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या रिलीज होता है रे, ये गया ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो अब इसका वो जानने का ज़रूरत नहीं है, उसका भी डिफरेंट स्टेप्स है। इसके पूरे केमिकल स्ट्रक्चर के साथ आपको डील करना है कि अच्छा एक स्टेप में इसका ये पार्ट निकला, सेकेंड स्टेप में इसका ये पार्ट निकला, थर्ड स्टेप में कुछ हुआ, स्टेप नहीं, आई कैन से साइकिल। ओके, तो ऐसा 3 बार घूमता है एक्चुअली ये साइकिल। तो बनता क्या क्या है बताओ, बनेगा यहाँ पे ATP तो फॉर श्योर बनने वाला है, NADH2 भी बनने वाला है, FADH2 भी बनने वाला है, ये भी एक नया है, चलो ठीक है, एंड CO2।
अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें यहाँ रिलीज होती हैं, कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में। ग्लूकोज से ये हुआ तो ये 3 चीजें निकली पायरुविक एसिड तक। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था तो NADH2 एंड CO2 निकला। एंड अभी जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है, नाउ अभी मैं रेडी हूँ, चलो अभी माइटोकॉन्ड्रिया में चलो और वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ होता है एक क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होने के दौरान ये सारी चीजें बनती है। अंडरस्टूड, ठीक है, ये समझ गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, बराबर, ठीक है। अभी तक यहाँ तक का आई होप सो आपको अच्छे से समझा हो। नहीं समझा होगा पीछे जाओ, रिवाइंड करो वीडियो को, देखो, क्योंकि ये मेन है, ये एक बार, और कुछ भी नहीं है रे, क्या है, आपको सिर्फ ना चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, ये मैं इसका पर्पस मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं ये सारे मतलब नंबर्स लिख रही हूँ। अब यहाँ पे एक ATP बन रहा है, 3 NADH2 बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है एंड CO2, छोड़ो, ओके फाइन। अभी ये सब चीज़ें का आपका अब जो रेलेवेंट क्यों है आई शो यू। समझ गया, ये हो गया सेकेंड स्टेप, क्रेब्स साइकिल डन। नाउ व्हाट, अल्टीमेट खत्म हो चुका है आपका। अब करना क्या है बताओ, खाना बनाने जाता है, भाजी कट करो, धो लो, कटिंग कर लो, है ना, बर्तन गैस पे बैठा दो, एवरीथिंग इज डन। नाउ अब करना है एक्चुअल हमारा काम, है ना, ये सब प्री रिक्विजिट्स थे। भाजी कट करना है, धोना है भाजी को अच्छे से, देन फिर अपना जो पैन बिठाना है, कढ़ाई बिठाना है गैस पे, है ना, तेल, ये अब जो कुकिंग का प्रोसेस है फ्रॉम द स्टार्ट, तेल से सब कुछ, अब सब चीज़ें उठाओ और बनाओ, कढ़ाई में डालो और खाना बनाओ। सेम वे स्टूडेंट्स, ये सब हमने रेडी कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ जो जो चीजें बनी है ना बस उसका यूज करो और क्या बनाओ, खाना नहीं बनाना है, खाना से जो हमको मिलता है वो बनाना है। क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है। अंडरस्टूड। सो इन दिस स्टेप द प्रोडक्ट्स विच इज फॉर्म्ड इन द अबव 2 steps, the products such as NADH2, ATP, FADH2, these all products, CO2 नहीं रे बाबा, CO2 रिलीज हो जाएगा। आप बोलोगे मैम CO2 H2O, वो रिलीज हो जाएगा। स्वेटिंग करते हैं हम लोग, एक्सेल कर रहे हैं ना, सेल्स छोड़ता है CO2, याद है, ये याद है। क्या कर रहा है हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ले रहा है सब ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा हो, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ से आता है, सेल से। ये उल्टा वापस सोचो ना, सेल से टिश्यूज में जाता है, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से बॉडी अपना कलेक्ट करके हार्ट को दे देता है। वो अलग एक नर्व्स है, वो एक उनका एक अलग चैनल है, एक रूट है, तो वो लोग वो करते हैं। समझ में आ रही है बात। सेल्स में यहाँ पे रिलीज हुआ ना, ये सब के वजह से CO2 ये सब रिलीज हो गया ना, तो ये सब वापस ब्लड लेकर जाएगा हार्ट तक। समझ में आ रही है बात। और उसी ब्लड को वापस ऑक्सीजनेट प्यूरिफाई करके वो वापस सेल्स तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है नया ब्लड हर 1 घंटे में नया ब्लड बन रहा है हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं होता। ब्लड कभी नया बनता नहीं है। ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन। जो हम खाना खाते हैं अच्छी अच्छी चीजें ब्लड में ऑब्जर्व होता है, इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा खाओ, बाहर सब करके कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड। अच्छा खाओगे तो आपका ब्लड अच्छा होगा, ब्लड अच्छा होगा तो आपका सब बॉडी पार्ट्स अच्छा होगा। ये हो गया एक्स्ट्रा ज्ञान। सॉरी यार, मैं बहुत मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देती हूँ, बट आई एम रियली सॉरी। यही रीजन की वजह से मेरा वीडियो इतना लंबा बनता है, बट ठीक है, कोई नहीं, आई एंजॉय इट। अब आपको नहीं करना है तो बस उसको ऐसे ऐसे भगा दे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बन गया एक ATP, 3 NADH2, एक FADH2 और CO2, ठीक है। अब नाउ इन दिस प्रोसेस द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू पीपल, यू शुड राइट इट इन योर ओन वर्ड स्टूडेंट्स। पहले पूरा वीडियो देखो, पॉज करो, फिर वापस स्टार्टिंग से देखो, एक एक स्टेप के बाद जो जितना जितना पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, यू इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नोट डाउन द पॉइंट्स हियर, तो वो आप लिखो, ठीक है। तो क्या हो गया, इन दिस स्टेप द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव 2 steps such as NADH2, ATP, FADH2, these all products are used to generate or to produce energy in mitochondria. Now why इसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन क्यों दिया है? एक्चुअली इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है, बट आई विल गिव यू सम आइडिया। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, दे हेल्प टू पंप अप द इलेक्ट्रॉन्स, पंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो
उनको पंप करके फिर ये लोग एनर्जी प्रोडक्शन पे यूज़ करते हैं, बट मैं वो इन डिटेल नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस एंड अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ होगा बताओ बताओ, मैंने आपको क्या बोला, 3 प्रोडक्ट हैं, क्या क्या है, ATP, NADH2, FADH2। ये सारी चीजें, ये जो अबव 2 स्टेप्स में जितनी भी बना है वो सारा हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और ये हमको सब मदद करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। अंडरस्टूड। अब एक और, अगर जिसको भी समझा होगा ना, वो लोग सोचेंगे मैम ATP तो रेडीमेड बन चुका है, हमको तो ATP चाहिए एनर्जी के लिए, तो ATP को क्या यूज़ करेंगे? हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे ATP को। सुनो मेरी बात, अब ATP को कंसिडर करो एज द सिंपलर वर्जन ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज स्टोर्ड एज ATP राइट, इन द ATP राइट। तो ATP को आप किस पे कन्वर्ट नहीं करना है, आपको ATP आपको मिल गया है, तो कन्वर्ट किसको करना है? ये दोनों चीज़ों को, NADH2 एंड FADH2 को आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ATP पे कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड। तो कन्वर्जन के लिए एक चीज हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, यहां पे नाउ क्या हो रहा है, 1 NADH2 NADD अरे होता है, will give you how many ATPs? It will give you 3 ATPs and 1 FADH2 will give you 2 ATPs। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? हो गया? कुछ पल्ले पड़ रहा है अभी आपके? क्योंकि हमको एनर्जी रखना है ATP में। ATP जब आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है, तो उसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, वो तो आपका एनर्जी ऑलरेडी फॉर्म्ड है। कन्वर्ट किसको करना है? NADH2 और FADH2। तो कन्वर्जन के लिए ये एक्चुअली रिसर्चर्स ने प्रूव करके रखा हुआ है कि एक NADH2 से अपने को मिलता है 3 ATPs एंड एक FADH2 से मिलता है 2 ATPs। अंडरस्टूड? अब कुछ पल्ले पड़ रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ था रे, कितना बताया था? भूल गए रहोगे सब, भुलक्कड़ो, कितना? 38 ATP है ना। तो 38 ATP का कैलकुलेशन नहीं दिया गया है। मैं चाह रही हूं कि आपको बता दूं कि आपको पता चलना चाहिए। जिसको नहीं देखना है मैंने पहले से ही बता दिया, बढ़ा दो आगे फिर अगर नहीं देखना है तो समझ में आ रही है बात? तो फिर क्या करना है? सिंपल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या होता है, ये सारा NADH2 FADH2 सब उठाता है, क्योंकि ये आ गए ना, सब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए, तो सारे प्रोडक्ट्स को लेके ये कन्वर्जन वाला पार्ट इस स्टेप में होता है। ठीक है, तो अच्छा चलो हम लोग भी देखते हैं कि कैसे होगा। अभी यहाँ पे देखो 2 NADH2 बना, तो यहाँ पे कितना बनेगा रे? 2 NADH2 का कितना ATP बनेगा? यहाँ पे दिस स्टेप्स, ये वाले स्टेप से कितना बनेगा? 2 NADH2 इंटू एक ATP कितना? एक NADH2 कितना ATP? 3 बराबर, और 2 ATP ऑलरेडी बना है, तो 2 ATP हो गया खत्म। तो यहाँ से कितना मिला तुमको? 2 3 6, 6 + 2 = 8 ATPs। 8 ATP मिल गया, ये ATPs ठीक है चलेगा, 8 ATP हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2 NADH2 है, तो यहाँ पे 2 × 3 कितना बना रहे? 6 राइट, 6 ATP बन गया। ओके, यहाँ पे कितना है बताओ बताओ बताओ? ये एक और ये 3 × 3 राइट, हाँ 3 × 3 करेक्ट, दैट इज 9। ये 1 × 2 दैट इज 2, खत्म। ये मिलके कितना बन रहा है आपको टोटल? 9 + 1 10, 12 ATPs। नाउ स्टूडेंट्स कितने हैं मॉलिक्यूल्स? कितने हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के? 2 मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए ये जो चीज़ है ना, ये एक मॉलिक्यूल के लिए आपको दिया गया है, ये वापस एक और मॉलिक्यूल के लिए होगा, वापस इतने बनने वाले हैं। तो मतलब अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में आपका 12 ATPs मिल रहा है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में और 12 मिलेगा, तो क्या बन गया? 24 ATPs। अब पूरा सबको ऐड कर दो, 24 + 6 is 30, 30 + 8 is 38 ATPs। अंडरस्टूड कैसे बना? एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATPs, दैट इज आवर टोटल एनर्जी। आप कभी गूगल करो अगर जिसको इंटरेस्ट होगा, एक ATP कितना एनर्जी देता है, आप गूगल करो, चलो जिसको इंटरेस्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 ATPs बन रहा है, मतलब उतना एनर्जी हमको मिल रहा है
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और हम जो खाना खाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो उसमें होता नहीं है, उसमें तो भर भर के ग्लूकोज होता है। तो आप सोचो, इसीलिए हम इतना दिन भर बातें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितना भी हमारा जो भी काम है सब। अंडरस्टूड? ये दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रही है बात? इतना सब आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखना है। एक और एक एडिशनल पॉइंट आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन में और ये सब चीज़ें बनी, अगर किसी का दिमाग हो ना तो वो सोचेगा कि अरे यार देखो, हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि CO2 किसी को तो चाहिए और वाटर किसी को तो चाहिए, और वो फिर क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो वो कौन है? वो प्लांट है। तो ये वाली चीज़ें, इसी रिएक्शन का उल्टा इज योर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस प्लांट क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में करते हैं, तो CO2 बाहर से मिल जाता है, ऑक्सीजन वाटर उन लोग ले लेते हैं पानी से, फिर वो लोग क्या देते हैं, ऑक्सीजन, एंड उनके हम खाते हैं ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी तो होता है ना ग्लूकोज। तो इसी का रिवर्स इज फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक है, कभी आपको फोटोसिंथेसिस का कुछ आया, सपोज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, कभी भी बस एक रिएक्शन याद रखो, उसी का उल्टा कर दो फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझा है। अगर कोई भी डाउट है ना स्टूडेंट्स, कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में सॉल्व करूंगी आपका डाउट। ठीक है, कमेंट करो, कहीं पे कुछ नहीं समझा तो कमेंट करो। तो दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट ATP क्या है। ATP क्या है ना, उसका एक आपको देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पेज नंबर 13 में भी दिया हुआ है, तो वो हम लोग देख लेंगे, कुछ नहीं है, वो हो जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में काम कैसे होता है। एनारोबिक में ये सब बातें हो गई एरोबिक की, हाँ, कभी भी कंफ्यूजन मत करना, हाँ, एरोबिक एंड एनारोबिक में। एक चीज़ हमेशा याद रखना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनेगा। क्यों? ऑक्सीजन भर भर के मिल रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम बनती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, हम लोग ना, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, वॉक करते हैं, रन करते हैं, है ना, रनिंग वगैरह करते हैं, तो हमको बहुत हाफते क्यों है हम लोग? ऐसा नहीं कि बाहर का ऑक्सीजन हम ले नहीं पा रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमारे जो सेल्स में ना उतना फास्ट नहीं पहुंच पा रहा है यार। लंग्स पूरा फिल्टर करके हार्ट तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, एंड देन हार्ट पूरे बॉडी पे, फिर सेल्स तक आने तक ना थोड़ा तो टाइम लगता है ना, तो उतना उसको टाइम नहीं मिल रहा है कि यार ब्लड से उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है। सो देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स। तो वहाँ पे क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन आर मसल सेल्स। इसीलिए हमारा पैर जो है ना दुखने लगता है, क्रैम्प्स आता है। कभी देखा है क्रैम्प्स आते हैं आफ्टर डूइंग सम वर्क, कुछ नहीं ऐसे बैठे हैं तो भी क्रैम्प्स हो जाता है, क्योंकि ना वहाँ पे वो जो मसल सेल है, वो जो पार्ट में है ना, सेल्स में ना ऑक्सीजन कम हो गया है, इसीलिए क्रैम्प हो जाता है। अंडरस्टूड? ये एक आइडिया में दे दिया मैंने। तो अनएरोबिक का भी हम लोग देख लेंगे कि उसका भी रिएक्शंस है कुछ। मुझे आई होप सो अभी तक तो आपको समझा रहेगा। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़, जो न्यू हैं, जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या कितनी भी बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। यू वोंट अंडरस्टैंड, आपको लगता रहेगा अरे क्या है, नाम तो याद है चैनल का, सर्च कर लो, या तो सीधा चैप्टर का नाम सर्च कर लो, मिल जाएगा। क्यों सब्सक्राइब? मेरे को एक बात बताओ, एक सब्सक्रिप्शन से आपका क्या जाता है? ना आपको कुछ पैसे लग रहे हैं, है ना आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ वो सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना मेरा यू वोंट अंडरस्टैंड बहुत बढ़ जाता है। जब बढ़ता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, आई नीड, देयर इज़ अ क्राइटेरिया जो मुझे पूरा करना है। एंड वो अगर ऐसे सब सोचेंगे अरे क्यों सब्सक्राइब करना है, चलो सर्च कर लेंगे ना, नाम तो पता है एडवाइजर्स चैनल है, ऐसे नहीं होता है ना। और क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मतलब आपको, अगर मैं कि मैं कर रही हूँ, मैं ये सब एवे ही मेरा पैशन है, आई एम टीचिंग, तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है। आपको और कुछ, आपसे मैं कुछ और मांग ही नहीं रही हूँ, तो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है। और प्लस जो भी लोग हैं उनसे शेयर कर लीजिए। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपको, एंड प्लस हाँ, एक कंडीशन पे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पसंद आ रहा है फिर भी आप सब्सक्राइब करो, प्लीज़ डोंट डू इट। क्योंकि आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियोस, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो सब्सक्रिप्शन, एंड आप जितना शेयर कर सकते हो करो। एंड प्लस वो लाइक वाला बटन भी प्लीज़ दबाओ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि हाँ चलो, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है।
तो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल टॉक अबाउट द एटीपी, और जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सिर्फ वो ऐसे ही कर लेंगे फटाक से. एनारोबिक के बारे में कर लेंगे, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं है. सेल डिविजन. ओके, दिस विल कंप्लीट योर होल चैप्टर पार्ट 1. सो डोंट मिस आउट द वीडियोस, कंटिन्यूशन में रहो, और वो पहले ये बाद में ये मत करना, पहले ये देखो. ओके, टिल देन गुड बाय.